अचूक निशाना जी विशेष में आज यही। मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री की सियासी चाल इतनी सधी होती है कि विपक्ष उसकी काट नहीं निकाल पाता। राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का विरोध करने वाले तमाम पार्टियों के सांसदों विधायकों ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोविंद को वोट दिया। इसे कहते हैं अचूक निशाना। इसे कहते हैं राजनीति की भागती मछली की आंखों में अपनी कामयाबियों का सटीक तीर चला देना। भारत के नए राष्ट्रपति के लिए मोदी का दांव ऐसा है कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। अब वोटों की गिनती महज औपचारिकता है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है। मोदी के राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष की एकता और रणनीति की चिंदी उड़ा दी। ये सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, लेकिन व्हिप की मर्यादा सिर्फ विपक्षी दलों में ही टूटती नजर आई। पार्टी लाइन कुछ कह रही थी, वोटिंग कुछ और। जो विरोधी थे मोदी के उम्मीदवार के सामने उम्मीदों के हथियार डाल। सोमवार की सुबह 10 बजे जब राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू हुई तो टीएमसी में दो फाड़ हो गया। त्रिपुरा में तृणमूल के 6 विधायकों ने कोविंद के पक्ष में वोट डाल दिया। मीरा कुमार के समर्थन का ममता बनर्जी का वादा और इरादा दोनों धरा रह गया। 6 एमएलए एक साथ रामनाथ कोविंद जी को वोट डालेंगे। आंकड़ों में बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद की दावेदारी मजबूत है। जब नाम आया तो विपक्षी एकता को ठेंगा दिखाते हुए नीतीश कुमार ने बिल्कुल शुरू में ही समर्थन दे दिया। दूसरी विरोधी बीजेडी भी लाइन पर आ गई। टीआरएस, एआईएडीएमके का एक गुट और वाईएसआर कांग्रेस तो पहले से कोविंद के साथ था, लेकिन जो विरोध कर रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी में फूट पड़ गई। भतीजा अखिलेश विपक्ष के साथ और चाचा शिवपाल मोदी के साथ। योगी जी ने मुझे निमंत्रण भी दिया, बुलाया भी। जब मैं नहीं आ पाए तो योगी जी ने भी हमसे टेलीफोन से बात करी, रामनाथ कोविंद जी ने भी बात करी, तो और किसी ने हमसे वोट मांगा नहीं, राय भी नहीं ली। हमारे दल में भी किसी ने राय नहीं ली है, निमंत्रण भी नहीं दिया है। मोदी ने देश के पहले नागरिक के रूप में एक दलित का नाम बढ़ाया। जवाब में विपक्ष ने भी एक दलित मीरा कुमार को आगे किया, लेकिन विपक्ष का आशियाना बनने से पहले ही बिखरने लगा। जिस तरह से त्रेता में राम ने सबरी का जूठा खाया और सबरी को वाहन बनाया, जिस तरह से द्वापर में कृष्ण सुदामा के घर गए, सुदामा को वाहन बनाया, उसी तरह से इस कलयुग में संख्या बल रहते हुए भी अपने से ऊपर आसन, जिस तरह से राम ने सबरी को और कृष्ण ने सुदामा को दिया, रामनाथ कोविंद को उन्होंने दिया। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो गई। 20 जुलाई को नतीजा भी आ जाएगा। नतीजे से यह पता चल जाएगा कि मोदी के निगाहें और निशाना कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। मुश्किल यही, राष्ट्रपति पद भी मैथमेटिक्स के आश्रय चल रहा है। संख्या जिसके पास उस दिशा में। बहरहाल धारा विचारधारा छोड़िए, पिछले महीने जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद के नाम का ऐलान किया, उससे काफी पहले से सियासी चर्चा गर्म थी कि देश का अगला राष्ट्रपति बनेगा कौन। सबके मन में यह सवाल भी घुमड़ रहा था, आखिर प्रधानमंत्री के मन में क्या है। एनडीए में राष्ट्रपति पद के लिए कई नाम कयासों के आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन सामने आया रामनाथ कोविंद का चौंकाने वाला नाम। कयासों के आसमान में यह सवाल बवंडर बनकर घूम रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में कौन है राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार। जून की तपिश भरी गर्मी में नई दिल्ली का सियासी पारा भी इस बात पर चढ़ता गया था कि एनडीए किसको बनाएगा अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, किसको रायसीना हिल्स की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब नाम बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का उठा। लालकृष्ण आडवाणी सबसे ज्यादा सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं
राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से उन्होंने काम किया है। सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड, कद्दावर, पार्टी के इतने बड़े नेता, सबसे सुयोग्य, क्या उनसे बड़ा हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। नामों का सिलसिला चला तो मुरली मनोहर जोशी, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन से होते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक ये लिस्ट पहुंची। मैं मानता हूं पूरे देश के लिए, किसानों के लिए स्वामीनाथन जी का नाम मैंने आगे किया है और देश की एक प्रतिमा जो मैं चाहता हूं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये देश मेरा हिंदू राष्ट्र है और इसलिए हमारी पहली पसंद जो है वो मोहन जी की है। अगर मोहन जी के नाम पर किसी को कुछ कठिनाइयाँ आ रही है तो स्वामीनाथन जी को करो। उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी। इस कमेटी ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर ली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नाम सबका चलता रहा, लेकिन राजनीति के धुरंधर इस बात पर भी माथापच्ची करते रहे कि होगा वही जो मोदी चाहेंगे। राष्ट्रपति का नाम नरेंद्र मोदी के पेट में है अंदर, बाकी सब आईवास है, ये सब चीजें। और वाकई वही हुआ। जो नाम चर्चा में थे वो हवा हो गए और जो नाम सामने आया उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद, गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद बीजेपी के एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं जो प्रवक्ता होकर भी कभी मीडिया के सामने नहीं आए। विधानसभा लोकसभा का चुनाव जरूर हारा, लेकिन बीजेपी और संघ का दिल जीतते रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले कोविंद 1993 से 2005 तक 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 2015 में बिहार के राज्यपाल बने कोविंद बीजेपी के एक सम्मानित दलित चेहरा है। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का और विचार परिवार का, जिन सब लोगों ने मिलकर के मुझे एक छोटे से इस देश के छोटे से नागरिक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, मेरे में जो विश्वास व्यक्त किया। इस लो प्रोफाइल मगर शालीन और सभ्य चेहरे पर दांव लगाकर मोदी ने ऐसा चौंकाया कि विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। आनन फानन में मीरा कुमार को मैदान में उतारा जरूर, लेकिन उससे खास फायदा होता नहीं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी मिजाज है। लोग जहां पर किसी नतीजे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, मोदी की राजनीति वहां से शुरू होती है। कोविंद को राष्ट्रपति भवन में भेजना ऐसा ही सियासी चौका था कि सभी चौंक गए, समर्थक खुशी में और विरोधी भौचक होकर। आज तक ब्यूरो। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में पिछड़े विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले कर दिया, वह भी महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम। उम्मीद रही होगी कि गांधी के नाम की कार्ड शायद एनडीए ढूंढ ना पाए, लेकिन फिर मोदी ने अपने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को मैदान में उतार दिया। ये आरती उस राज तिलक की है जो करीब करीब तय है। अब तक शहरी विकास में माथापच्ची करने वाले मोदी सरकार की मंत्री वेंकैया नायडू के कदम उपराष्ट्रपति पद की तरफ बढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग खत्म हुई नहीं कि बीजेपी ने भी उपराष्ट्रपति के लिए अपने उम्मीदवार का नाम पेश कर दिया। इसमें जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। सर, एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से tomorrow after nomination I'll make it। और वाजपेयी, आडवाणी जैसे दिग्गज जब सत्ता के शिखर पर पहुंचे, तब बीजेपी ने वेंकैया को एक वक्त अपना अध्यक्ष बनाया था।
पार्टी प्रेसिडेंट से उनका सियासी सफर बहुत आगे बढ़कर अब देश के वाइस प्रेसिडेंट के प्रबल दावेदार के रूप में बढ़ चुका है। इनके नाम की चर्चा काफी दिनों से गूंज रही थी, जिसे खुद वेंकैया ही हंसी में उड़ाते रहे। मेड वेरी क्लियर, मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, मैं उषापति हूँ। मेरा पत्नी का नाम उषा है, मैं संतुष्ट हूँ। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार पहले उतारा तो उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए ने पहले अपना पासा फेंका, महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाकर। इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन वेंकैया के नाम का ऐलान हुआ उसी दिन शिवसेना ने गांधी की निष्ठा पर कड़े सवाल खड़े कर दिए। यही गोपाल कृष्ण गांधी है जिसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पाकिस्तान का एजेंट याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए जी जान से कोशिश की थी। देशद्रोही को फांसी रोकने वाला है गोपाल कृष्ण गांधी को आप उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते हो, क्या यही आपकी अंतरात्मा की आवाज है? जहां तक प्रश्न है गोपाल कृष्ण गांधी जी का, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। उसको गलत ढंग से पेश करना शर्म की बात है। आतंकवादी याकूब मेनन की फांसी माफी का बवाल मचा तो गांधी की सफाई भी आई। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सैद्धांतिक तौर पर फांसी के खिलाफ थे। मैंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लिखे अपने पत्र में उनसे मेमन की फांसी पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। ऐसा मैंने उनके सामने आए नए तथ्यों के आधार पर किया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरे लोगों की तरह मैंने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति से हमारे नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने की मांग की थी। मुझे उम्मीद है और मेरी यही प्रार्थना भी है कि हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट उसे फांसी के तख्ते पर झूलने से बचा ले। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अगर राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार उत्तर भारत से चुना तो उपराष्ट्रपति दक्षिण से, वो भी उस वेंकैया को जिनके लिए मोदी किसी फरिश्ते से कम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वेंकैया को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने पर बधाई दी। अब साफ है कि राष्ट्रपति की तरह उनके नायब के लिए भी मुकाबला होगा। सिद्धार्थ के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर ही प्रधानमंत्री के फैसले ने देश को चौंकाया है। राजनीति के मंजे खिलाड़ी मोदी के प्रशासनिक फैसले भी झकझकोर तो देते ही हैं, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो या फिर जीएसटी लागू कराने का, वह भी आधी रात को। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संदेश देने आए तो किसी को कानो कान भनक तक नहीं थी कि वो किस तरह आर्थिक भूचाल लाने वाला फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन फैसला आया तो सड़क से संसद तक घमासान मच गया। बिल्कुल बिना प्लानिंग की नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है और जो सच्चे ब्लैक मनी के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो यहाँ पे लाइन में कोई नहीं दिखाई दे रहा। लोगों की परेशानी के साए में विपक्ष को लगता था कि मोदी का यह फैसला उनके लिए घातक साबित होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि मोदी अपने फैसले में सही थे। काला धन और जाली नोट के सवाल पर किया गया उनका फैसला जनता को इस कदर रास आया कि उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। एक फैसला देश के स्तर पर तो दूसरा फैसला सरहद के पार दुश्मन के घर में कोहराम मच गया। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में ये सवाल घुमड़ रहा था कि आखिर पाकिस्तान को कब करारा जवाब मिलेगा, तो मोदी चुप थे। लेकिन अपनी चुप्पी के बीच ही पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
आज मोदी से बड़ा राजनीतिक शतरंज का कोई खिलाड़ी नहीं है। उनका मास्टर स्ट्रोक विरोधियों को एक झटके में धूल चटाता है तो देश दुनिया को चौंका देता है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही लाल बत्ती हटाकर देश में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। ऐसे फैसले आम लोगों के जहन में ये असर डालते जरूर है कि सरकार उनको बराबरी का दर्जा देती है। ऐसे ही अब एक नया फैसला हुआ है कि जब भी किसी राज्य के दौरे पर प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनका स्वागत गुलदस्ते से नहीं बल्कि सिर्फ एक अदद फूल से होगा। किसी बड़े नेता के आने पर बड़े बड़े गुलदस्तों के साथ स्वागत करना स्टेटस सिंबल माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फलसफे को बदल दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान स्वागत में उन्हें खादी के रुमाल के साथ एक फूल या कोई किताब दी जाए। इससे पहले वीवीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में मंत्रियों अधिकारियों की गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्तियों को खत्म करने का फैसला किया था। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।